हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज का लेक्चर हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम बजट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है उन्हें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, दे प्रेजेंट द बजट इन द पार्लियामेंट। अब ये जब बजट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, तो ये किसके बिहाफ पर प्रेजेंट करते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अलोंग विद दैट, वेदर द वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और अगर मेंशन नहीं किया गया है तो किस वर्ड से हम इसे डिनोट करते हैं अलोंग विद देयर आर्टिकल। सो ये चीजें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब चलिए हम एक्चुअल लेक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। ये तो मैंने आपको एक्टिव लर्निंग के लिए बताया। जितना आप एक्टिवली इन लेक्चर्स में इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा चीजें आप इन लेक्चर्स के थ्रू यहाँ पर सीख पाओगे। अब देखिए, हम एक्चुअल लेक्चर के ऊपर जंप करते हैं। जैसे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन जी, अब इन्होंने क्या किया, इनके स्पीच के दौरान एक बात बताई, दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन आर एक्सेप्टेड एंड दे आर रिफ्लेक्टेड इन द की फीचर्स ऑफ दिस ईयर बजट। अब यहाँ पर देखिए, हमारे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन की फीचर्स से गो थ्रू करें, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर आपको PYQs में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलोंग विद दैट, जो स्टैटिक पार्ट होता है बजट का, उसके ऊपर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए जो सेंटेंस बताया, दैट द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट बजट इन पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ हुम, दिस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो आस्क्ड एज अ PYQ इन योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो इसलिए यहाँ पर आपको एक्टिवली यहाँ पर परफॉर्म करना है इन लेक्चर्स में, जिसके कारण आपकी एक्टिव लर्निंग यहाँ पर भी हो जाए। अब देखिए, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट फोकसेस ऑन यूथ एंड एग्रीकल्चर। दिस यूथ एंड एग्रीकल्चर आर द मेन ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी। ओके, दिस यूथ एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ड्राइविंग फैक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। उसी के साथ इस ईयर का जो बजट है उसे कहा गया है युवा शक्ति ड्रिवन बजट, एंड द गवर्नमेंट मेजरली फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज पीपल। अब यहाँ पर जो हमारा बजट है, इट इज more tilted from recovery to active ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये जो बजट है ये फोकस करके बनाया गया है फ्रॉम रिकवरी टू एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन भी है वो किस तरह से एम करते हुए बनाए गए हैं, फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट एंड कन्वर्ट पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। एस्पिरेशन को अचीवमेंट में कन्वर्ट करना है और जो पोटेंशियल है उसे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है। अब इसके साथ हमें कुछ फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा, अलोंग विद दैट फिजिकल डिसिप्लिन, सस्टेन ग्रोथ एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन। अब जब हम मॉडरेट इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सो इन्फ्लेशन जब हम सुनते हैं, सो वी थिंक इट इज अ बैड थिंग। ओके, हमें ऐसा लगता है कि इट इज अ बैड थिंग, बट सर्टन लेवल, दैट इज मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। अब जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास पैसे होंगे। अब आपके पास जब पैसे है तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसे खर्च करने की सोचोगे, मतलब योर परचेसिंग पावर इज इंक्रीज। अब परचेसिंग पावर बड़ी है तो आप डिमांड क्रिएट करोगे, सो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। अब एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। हमने डिमांड के डिफिनीशन में पढ़ा था ना, when there will be demand, when and only when a person is willing and able to buy। मतलब यहाँ पर देखिए, the person should be willing and able to buy anything, then only the demand will be created। तो यहाँ पर देखिए, एग्रीगेट डिमांड क्रिएट हो रही है, परचेसिंग पावर है, मतलब क्या कि लोगों के पास पैसा है, दे आर एबल ऑल्सो टू पे एंड दे आर विलिंग टू बाय सर्टन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए, दे आर विलिंग एंड एबल टू बाय सर्टन प्रोडक्ट, दे विल क्रिएट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अब ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा जीडीपी बढ़ेगा। ओके, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अब जीडीपी बढ़ेगा, सो इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, इट इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इस तरह से हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। इसलिए सर्टन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमी टू ग्रो। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, इस तरह से आपको कंसेप्ट को रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा। सो मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड, हाइयर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज बैड, क्योंकि वहां पर देखिए जो मतलब वैल्यू ऑफ करेंसी है वो पूरी डिक्रीज हो जाती है, और लो लेवल वाला इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज
वहां पर क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट हो जाती है, वहां पर जो पैसे की वैल्यू है वो पैसे की वैल्यू तो बढ़ जाती है, बट रिसेशन आ जाता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। सो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है मतलब इकोनॉमी के लिए। ओके, सो मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अब उसी के साथ देखिए हमें जो ग्रोथ रेट बताया गया है इकोनॉमी का, दैट इज अराउंड 7%। अब यहाँ पर हमें मेजर 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 पार्ट ये बताया गया है कि हमें हमारे कर्तव्य, हमारे ड्यूटीज को यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा इफ वी वांट टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, if we want to be a developed country, then we will have to perform our कर्तव्यस, our duties। ये कर्तव्य क्या होता है, these are our duties। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कर्तव्य हमें क्या बताता है, टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट भी करना और उसी के साथ सस्टेन भी करके रखना है। वाई, देखिए एक्सेलरेट का तो समझ में आता है, सस्टेन क्यों करके रखना है, बिकॉज सडनली देखिए जब ट्रम्प आके कहता है कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो इसके कारण क्या होता है, देयर इज इंस्टेबिलिटी इन अवर इकोनॉमी। सो हमें हमारी इकोनॉमी को इस तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा दैट वी आर लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज और अदर इकोनॉमीज। सो इस तरह से हमें हमारे ग्रोथ को एक्सेलरेट तो करना पड़ेगा, उसी के साथ हमें खुद के ग्रोथ को सस्टेन भी करते हुए रखना पड़ेगा। सो हाउ दिस विल हैपन, by enhancing productivity and competitiveness, along with that building resilience to volatile global dynamics। अब सेकंड कर्तव्य की बात करते हैं। सो सेकंड कर्तव्य किस चीज की बात करते हैं, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल। अब देखिए आपके एस्पिरेशन है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है और आईएएस बनना है। अब आपको आईएएस बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद की कैपेसिटी को, खुद की एबिलिटी को वहां पर बढ़ाना पड़ेगा, उस लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप आईएएस बन पाओगे। सो यहाँ पर क्या, किस चीज के ऊपर फोकस करना मतलब किस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा, ऑन बिल्डिंग पीपल्स कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट देखिए, अगर आपके ग्रुप में कोई साथ में स्टडी करते होंगे और कोई आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो और आप भी आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप देखिए प्रिपरेशन काफी इजी हो जाती है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग पार्टनर होना टुवर्ड्स योर एम, टुवर्ड्स योर पाथ विल लीड टू द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये चीज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन इंडिया टू पाथ टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी। सो इस तरह से हमें टीम भी बिल्डअप करना है और कैपेसिटी भी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी फोकस करना है। अब इसके अलावा जो हमारा थर्ड कर्तव्य है, ये क्या कहता है, विजन ऑफ सबका साथ एंड सबका विकास। इट ensures that every family, community, region, sector has access to the resources, amenities and opportunities for meaningful participation। ओके, सो ये हमारा थर्ड कर्तव्य कहता है, अगर हम इन तीन कर्तव्यों को फॉलो करें देन वी कैन इजीली बिकम अ डेवलप्ड नेशन। सो इस तरह से यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर सर्टन रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट बूस्टिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ के लिए। अलोंग विद दैट देखिए 350 रिफॉर्म्स हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंक्लूडिंग द जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, लेबर कोड, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर और हाई लेवल कमिटीज यहाँ पर बनाई जाएंगी इनके रिगार्डिंग। और देखिए जब आपको कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है या फिर आपको कोई प्लांट ओपन करना है या फिर आपको स्टार्टअप करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई भी कंपनी खोलना होगा या फिर इंडस्ट्री डालना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सारे रूल्स आपको मिस आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। सो मेजर यहाँ पर स्टेक कहाँ पर, मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है रिगार्डिंग टू कंप्लायंस। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन रूल्स को डीरेगुलेट किया है। ओके, डीरेगुलेशन ऑफ द रूल्स अलोंग विद दैट रिड्यूसिंग द कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट बताई जाती है उनको भी यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये क्यों कर दिया गया, फॉर इंक्रीजिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए डीरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग द कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। अब हमें पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा, विच आर द पिलर्स ऑफ अवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या क्या है, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट पिलर। सेकेंड, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। थर्ड, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। फोर्थ, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। फिफ्थ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। एंड सिक्स, फिस्कल मैटर। तो ये हमारे 6 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अब चलिए एक एक करते हुए इनको समझते हैं। सो द फर्स्ट इज सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब देखिए हमारे ग्रोथ को हमें सस्टेन करके रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा और जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे उसे भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा, हमारे कंट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, जिससे वापस प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। अब जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इस तरह से देखिए सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी अचीव्ड। तो इसी तरह से हमें पॉलिसीज को भी डिजाइन करना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को प्रमोट नहीं किया जाता। तो इस बजट में देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखा गया है। जैसे आपको इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 देखने को मिलेगा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी डन एंड सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर बीइंग सेट अप। जिससे क्या होगा, हमारी डिपेंडेंसी ऑन कंट्रीज लाइक चाइना, ताइवान एंड इंडिया will sorry China, Taiwan and Hong Kong will be reduced. Along with that, it will generate employment and increase the growth in our country. और इसी की तरह देखिए हम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, इनकी रिसर्च, माइनिंग और प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्लांट को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, इन सेक्टर्स लाइक ईवी, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी हम इंपोर्ट्स के ऊपर लेस डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब three dedicated chemical plants are also being set up to enhance domestic productivity. Along with that, dedicated initiative of manufacturing of affordable sports goods are also being set up. जिससे क्या होगा, जो स्पोर्ट्स गुड्स के प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, तो उन्हें ही अफोर्डेबल बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्कीम टू रिवाइव 200 लीगेसी का इंडस्ट्रियल क्लस्टर। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उन्हें रिवाइव किया जाएगा, जिससे प्लग एंड प्ले वाला मॉडल हम यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस किया जाएगा थ्रू को लोकेटिंग स्पेशलाइज सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स एंड इंस्टीट्यूशन। जिससे क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन विद इंक्रीज। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सेटअप एंड प्रोवाइडेड टू द प्लेयर्स। अब जो प्लेयर्स होंगे उन्हें क्या करना है, यहाँ पर आकर अपने प्लांट को यहाँ पर मतलब सेटअप तो हुआ रहेगा, उनको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को शुरू करना है। अलोंग विद दैट दे विल हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड एक्सपोर्ट इट इन अदर कंट्रीज। तो इस तरह से देखिए स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर इज बीइंग रिवाइव्ड। उसके अलावा देखिए हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है रिगार्डिंग हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, इसे भी हमें बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग को भी हमें बढ़ाना है। जो टेक्सटाइल सेक्टर है, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। टेक्सटाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो बायोफार्मा है, बायोफार्मा के अंदर शक्ति प्रोग्राम जो है, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इंडिया में ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया गया है और बायोसिमिलर एंड बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसके रिगार्डिंग आपको बायोफार्मा और बायोशक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम हाई टेक टूल्स को भी यहाँ पर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग को हमें हमें सेटअप करना है, तो उसके रिगार्डिंग प्लांट के सेटअप के लिए हमें स्कीम्स तो मिल गई, लेकिन जब हम इन स्कीम्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा। कैपिटल लगने के बाद जब हम इस कैपिटल को इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर देखिए टैक्स टैक्स एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर डिस्करेजमेंट। क्योंकि देखिए जो टैक्स सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है, जब आप मीन्स कोई 100 रुपए की चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो और आपके 60 से 65 मतलब आपके हाथ में सिर्फ 60 से 65 रुपए आ रहे हैं, आपके 35 से 40 रुपए चले जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो क्या हो जाएगा, आप डिस्करेज हो जाओगे मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाओगे, डिसनकरेज हो जाओगे। तो आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स को भी उसी तरह से इम्प्रूव करना पड़ेगा या फिर रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब ये टैक्स रिफॉर्म से फायदा क्या होगा, जैसे जीएसटी, देखिए जीएसटी अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा,
प्राइजेस गिर जाएंगे। ओके, प्राइजेस गिरेंगे तो क्या होगा, पीपल विल ट्राई टू परचेस इट मोर, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इस तरह से देखिए, टैक्स रिड्यूस करने के बाद हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। और जो इम्पोर्ट्स रहते हैं, इम्पोर्ट्स के ऊपर मतलब ड्यूटीज लगती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, तो इसे भी जब हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण उनका कंजम्पशन बढ़ेगा और हमारी ग्रोथ होगी। इसी तरह से देखिए, एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years टू नॉन रेसिडेंट्स प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स और टोल मैन्युफैक्चरर इन बॉन्डेड जोन। सो इस तरह से देखिए, हमें एग्जम्पशन मिल रहा है इनकम टैक्स में भी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट को फ्रॉम 1% टू 3% इन द FOB वैल्यू। अब यहाँ पर किसके अंदर की गई है, इन प्रोसेसिंग ऑफ सी फूड प्रोडक्ट। और नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए, जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स थे ऑन शू अपर्स, दीज आर एक्सटेंडेड टू leathers and synthetic footwears also, and along with that extension time is also provided from 6 month to 1 year। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है रिगार्डिंग लेदर, सिंथेटिक फुटवेयर एंड टेक्सटाइल गारमेंट्स, तो इनका जो एक्सटेंशन टाइम था 6 मंथ का, तो उसे भी अभी 1 year करा दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट, एग्जेम्पशन ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रोवेव ओवंस, माइक्रोवेव के अंदर जो पार्ट्स लगते हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर भी आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट, जो कस्टम ड्यूटी रहती है ऑन इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, उनके ऊपर भी आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनके रिगार्डिंग जो भी, मतलब इन 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 शॉर्ट, आप इन सारे टैक्स एग्जेम्पशन से एक बात समझ सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के रिगार्डिंग हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, दैट विल अल्टीमेटली बूस्ट अप आवर इकोनॉमी। सो वहां पर देखिए, हमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का यहाँ पर यूज किया गया है इन एक्सपोर्ट कार्गो। अलॉन्ग विथ दैट देखिए, जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है इन कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस यूनिट। सो इन सारे पार्ट्स में देखिए, हमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। अब इससे क्या होगा, एग्जेम्पशन देने से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्टअप होगा, क्योंकि वहां पर टैक्स कम लगेगा, जिसके कारण प्राइसेस कम हो जाएगी। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, इस तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक बार इन चीज़ों को कनेक्ट करना समझ लिया, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी में आपको चीज़ों को कनेक्ट करना ही समझना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस तरह से होती है कि आपको लगता है फैक्चुअल नेचर की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो चीज़ें वर्क करती है, दिस वर्किंग इज बेस्ड ऑन द इंटरलिंकिंग ऑफ द कंसेप्ट। इसलिए आप कंसेप्ट की इंटरलिंकेज को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, थर्ड थर्ड पार्ट क्या है हमारा, दैट इज द थ्री प्रॉन्ग अप्रोच टू हेल्प MSME टू ग्रो एज अ चैंपियन। अब देखिए, MSME को ग्रो करना है चैंपियन की हिसाब से। हमने मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग इंसेंटिव मतलब जो स्कीम्स थी वो प्रोवाइड कर दी, उसके बाद टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया। अब बारी किसकी आती है, इंसेंटिव्स, यानी कि फंड प्रोवाइड करने की। मतलब इंसेंटिव अगर मिल गए तो क्या होगा, अच्छे से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज इक्विटी सपोर्ट। तो इक्विटी सपोर्ट में यहाँ पर 10,000 करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड एज अ डेडिकेटेड फंड फॉर ग्रोथ ऑफ SMEs। ओके, और उसी के साथ देखिए, सेकंड हमें देखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल सपोर्ट भी मिलेगा, जिसमें ये जो कॉर्पोरेट मित्रस होते हैं, दे विल प्रोवाइड हेल्प to the MSME to meet the compliance along with that requirement of affordable cost, requirement at affordable cost। तो इस तरह से देखिए, कॉर्पोरेट मित्रास जो है वो भी हेल्प करेंगे टू द MSMEs। अब इसके अलावा लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स। अब ये ट्रेड्स क्या होता है, इट इज द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। जैसे अगर मैं हूँ, आप हो, अगर मैंने आपसे कोई चीज को बाय किया तो क्या हो जाएगा, मैंने मतलब मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसके बदले में एक इनवॉइस जनरेट करके आपको दे दूंगा, जिससे आपकी फंक्शनिंग भी प्रॉपरली हो पाए। अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पर इनवॉइस जनरेट करके दे दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, मैं आपको 2-3 महीने बाद पैसे प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपकी फंक्शनिंग, आप जो भी मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, जो भी चीजों को बाय करना चाहते हो, आप उस इनवॉइस के थ्रू बाय कर सकते हो। इस तरह से एक क्रेडिट प्रोवाइडिंग स्कीम हो जाती है। इस तरह से आपको ये क्रेडिट मिल जाता है इस स्कीम के अंदर।
तो इट इज एन आरबीआई रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई टू डिस्काउंट देयर इनवॉइस विद बैक। इस तरह से देखिए डिस्काउंट किया जाता है टू देयर इनवॉइस विद बैक। अब ये इसका एम क्या होता है? टू सॉल्व मेजर क्रेडिट चैलेंजेस एंड डिलेड पेमेंट इश्यूज। देखिए हमें पता है कि बिजनेस सेक्टर में इसी तरह से चीजें होती है कि कोई भी पर्सन जब माल मंगाता है तो उसके 2-3 दिन बाद या फिर 2-3 महीने बाद भी पेमेंट करता है। तो इसी चीज को रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो होता है ये क्रेडिट चैलेंज हो जाता है। तो और डिलेड पेमेंट सिस्टम को यहाँ पर एड्रेस करने के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स इस सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो यहाँ पर देखिए लिंकिंग किया गया है हमारे जेम पोर्टल को, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल दैट वाज लॉन्च इन 2016 विथ ट्रेड्स टू एनकरेज चीपर एंड क्विकर फाइनेंसिंग। ओके, सो इस तरह से देखिए आपको लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज, अब यहाँ पर देखिए जो टैक्स प्रपोजल था विच वाज अराउंड 10 लाख पर कंसाइनमेंट, इट हैज आल्सो बीन रिमूव्ड, जो एक करंट वैल्यू कैप था। ओके, ऑन कुरियर एक्सपोर्ट। सो कुरियर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो करंट वैल्यू कैप था विच वाज 10 लाख रुपीज पर कंसाइनमेंट, इट हैज बीन रिमूव्ड नाउ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑन सर्विस सेक्टर। जैसे हम सभी को पता है द सर्विस सेक्टर इट इज द primary engine to our economy. Along with that, it act as a 50%, it contribute as 50% to our GDP, acting as a major hub for global IT, BPO and software export. अब यहाँ पर सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग हाई पावर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमिटी को गठित किया गया है फॉर टू फोकस ऑन सर्विस सेक्टर एज अ कोर ड्राइवर ऑफ आवर विकसित भारत। नेक्स्ट हेल्थ की रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा दैट वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। अलॉन्ग विद दैट देखिए केयर जो इकोसिस्टम होता है वहां पर हम 1.5 मल्टी स्किल केयर गिवर को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड मेडिकल टूरिज्म में हम क्या करेंगे? वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश 5 हब फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म। एंड अलॉन्ग विद दैट आयुष के अंदर हम 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अलोंग विद दैट वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड द फार्मासीज एंड ड्रग टेस्टिंग लैब for higher standard certification ecosystem, and along with that we are trying to upgrade the WHO global traditional medical center also. Okay, so ये सारे चीजें हम आयुष के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है दैट इज रिगार्डिंग टू ऑरेंज इकोनॉमी। अब इस ऑरेंज इकोनॉमी से इस साल क्वेश्चन बनना पक्का है क्योंकि ऑरेंज इकोनॉमी इज रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन। अब आपको पता है कंटेंट क्रिएशन ये टाइम पे बूम फेज में है। सो यहाँ पर ऑरेंज इकोनॉमी ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है हमारे लिए रिगार्डिंग टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए एक एक करते हुए इस ऑरेंज इकोनॉमी में क्या चीज होती है इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए वी आर ट्राइंग टू सेट अप AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब इन 15,000 सेकेंडरी एंड 500 कॉलेजेस। अब ये AVGC क्या है वो समझते हैं हम। AVGC डिनोट्स फॉर एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक्स। सो एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक्स के रिगार्डिंग यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर लैब एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल एंड 500 कॉलेजेस। अलॉन्ग विद दैट देखिए जो हमारा ईस्टर्न पोर्शन है इंडिया का वहां पर हेवी इंडस्ट्रीज काफी कम मात्रा में है। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन समझ लीजिए आप, वहां पर भी देखिए हेवी इंडस्ट्रीज काफी कम है। तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कैसे? तो उसी के लिए यहाँ पर उसी चीज को उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू सेट अप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन। ये क्या है? इट इज अ सॉफ्ट इंडस्ट्रीज। सो ये जो डिजाइन से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ये सारे कौन से सेक्टर्स हो जाते हैं? सो दीज आर द सॉफ्ट सेक्टर, सॉफ्ट इंडस्ट्रीज। ओके, जैसे हम हेवी इंडस्ट्रीज में आयरन ओवर इंडस्ट्रीज, अलॉन्ग विद दैट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनको हम क्या कहेंगे? हेवी इंडस्ट्रीज। अगर हमने ट्राई किया कि इनको नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्टर्न रीजन में सेटअप करें तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। वही जब हम सॉफ्ट इंडस्ट्रीज को यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश करेंगे सो इट इज इजी फॉर अस, अलॉन्ग विद दैट इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इन द रीजन। सो देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू सेटअप दिस सॉफ्ट इंडस्ट्रीज इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। उसी के साथ
खेलो इंडिया मिशन, जहाँ पर हम देखिए सिस्टमेटिक कोचिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, along with the integration of science and technology and development of sport infrastructure. नेक्स्ट आप देखेंगे कि एजुकेशन के रिलेटेड, एजुकेशन में देखिए 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा इन मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स. एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव गर्ल्स हॉस्टल इन हायर एजुकेशन स्टीम इंस्टीट्यूशन. एंड उसी के साथ देखिए हम 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को भी यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं. सो एजुकेशन में हम इतनी सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं. अब टूरिज्म की बात कर लेते हैं. अब टूरिज्म में हम ट्राई कर रहे हैं दैट वी विल ट्राई टू सेट अप द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी, जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा. इंडस्ट्रियल जो गैप्स रहते हैं और गवर्नमेंट के बीच में जो पॉलिसी गैप रहते हैं उसे भी यहाँ पर ब्रिज करने की कोशिश की जाएगी. अब देखिए अब इसके अलावा देखिए 10,000 से ज्यादा गाइड्स को यहाँ पर अपस्केल किया जाएगा. और जो डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड है इसे भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, विच विल बी हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट साइट्स. और इको टूरिज्म को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बाय बिल्डिंग माउंटेन ट्रेल्स, टाटा ट्रेल्स एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स इन सिलेक्टिव स्टेट. Along with that देखिए इंडिया विल बी होस्टिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट. अब ये देखिए इन्वायरमेंट के रिस्पेक्टिव में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब ये बिग कैट्स के अंदर कौन से एनिमल्स यहाँ पर इंक्लूडेड है ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है. Along with that इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप 15 आर्कियोलॉजिकल साइट into a vibrant experimental and cultural destination. Along with that development of Buddhist circuit in northeast region. So this was regarding to the service sector. अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर. अब देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा दैट हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग विल बी सेटअप. अब यहाँ पर देखिए इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ 100 करोड़ फॉर द म्यूनिसिपल बॉन्ड अंडर द अमृत स्कीम. और उसी के साथ देखिए रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा ऑफ फेमा एक्ट. और उसी के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क और टोटल रिटर्न स्वैप ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विल आल्सो बी डन हियर. अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट दैट इज टैक्स प्रपोजल ऑन फाइनेंशियल सेक्टर. जो आज हमारा मार्केट रेड हो चुका था वो क्यों हुआ था, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. जो एसटीटी है ऑन फ्यूचर्स इट इज रेज्ड फ्रॉम 0.02% टू 0.05%. ये एसटीटी क्या होता है? एसटीटी इज द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. इट इज द डायरेक्ट टैक्स levied on buying and selling of mutual fund derivatives and stock. अब यहाँ पर इसे बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 0.02% टू 0.05%. इसी के कारण हमें आज हमारा मार्केट रेट देखने को मिला था. अलॉन्ग विद दैट देखिए जो एसटीटी ऑप्शन प्रीमियम है इसे भी रेज किया गया है टू 0.15%. और जो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन है इसे भी 0.1% से 0.125% तक बढ़ाया गया है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे रिगार्डिंग इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. तो यहाँ पर देखिए डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर हाई डेंसिटी कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर विल बी डन. अलॉन्ग विद दैट देखिए एनिमल हस्बेंड्री को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पर आपको वेटरनरी हॉस्पिटल लेबोरेटरीज देखने को मिलेंगे. अलॉन्ग विद दैट देखिए सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड नेक्स्ट डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियन कैशू एंड कोकोआ. अलॉन्ग विद दैट फिशरीज के लिए भी यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर आपको 500 रिजर्वायर्स देखने को मिलेंगे अंडर अमृत सरोवर. और उसी के साथ देखिए फिशरीज को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर वैल्यू चेन इन कोस्टल एरिया विल ऑल्सो बी एस्टेब्लिश. अलॉन्ग विद दैट देखिए सैंडलवुड के कल्टीवेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, और एंड वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसेस ऑल्सो. और जो भारत विस्तार है under this we will try to integrate AI system in our agriculture practices. So इस तरह से देखिए एग्रीकल्चर के अंदर भी हम AI का यूज करेंगे, जिससे क्या होता है अब देखिए आपको ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, उसी के साथ IoT इन एग्रीकल्चर, ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलते होंगे. सो दिस इज कम अंडर भारत विस्तार ओनली. ओके, सो इस तरह से देखिए हमने एग्रीकल्चर में AI का यूज करके हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है. अब यहाँ पर टैक्स प्रपोजल के बारे में बात कर लेते हैं. सो यहाँ पर देखिए द फिश कैच बाय द इंडियन फिशिंग वेसल इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी आर मेड टू बी ड्यूटी फ्री. मतलब ऐसे फिशेस को अभी ड्यूटी फ्री ट्रीट किया जाएगा. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं
विच इज रिगार्डिंग टू स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ के फाउंडेशन को स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, कोई भी कंट्री के ग्रोथ के फाउंडेशन को अगर स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए मेजर रोल प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट कंट्री। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें डेवलप करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है और उसके लिए खर्चा कर रही है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच विल क्रिएट एनी एसेट। जैसे मैंने एक बिल्डिंग बनाई, अब ये बिल्डिंग के अंदर सर्टन शॉप्स आर देयर एंड सर्टन अपार्टमेंट्स आर देयर, तो मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग के अंदर इन सम अपार्टमेंट्स को रेट पर दे दिया और ये जो शॉप्स थी इनको भी रेट पर दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी टू क्रिएट न्यू मनी। अब इससे क्या होगा, ये जो मुझे रेंट देंगे इससे क्या होगा, मेरे पास और पैसा आ जाएगा। जैसे मैंने 10 लाख रुपए अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किए तो ये बढ़कर मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जहां पर भी आप इन्वेस्ट करोगे अगर उससे असेट जनरेट हो रहे हैं, सो इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए, जो गवर्नमेंट है उसने हम अपने पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया है इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू फाइनेंशियल ईयर 2027। तो यहाँ पर हमें 6x का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है इन द public capital expenditure. Along with that, several initiatives like InvITs, REITs are being introduced for infrastructure project in tier 3, tier 2 and tier 3 cities which is having population over 5 lakh. अब यहाँ पर देखिए, ये जो भी फंड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, इट विल बी हैविंग अ मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्डिंग मैंने बनाई, यहाँ पर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब ये 10 लाख के बदले में यहाँ पर मुझे कितने मिले, 50 लाख। अब ये 50 लाख के अंदर मैं मतलब 50 लाख में से मैं 10 लाख खुद के पास रख लूंगा और 40 लाख जो है वो और इन्वेस्ट कर दूंगा नई बिल्डिंग बनाने के लिए। और वहां पर भी देखिए, मैं शॉप अपार्टमेंट्स बनाऊंगा और उन्हें भी रेट पर दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, 10 लाख से 50 लाख जनरेट हुए, 50 लाख से वापस मैंने 10 लाख निकाले और 40 लाख को क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर से और पैसे बनेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए इस 10 लाख के बदले में कितने बार ये पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इस तरह से जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे और उससे असेट जनरेट करोगे, सो ये असेट क्या करेगा, यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को यहाँ पर जनरेट करेगा। सो इस तरह से देखिए, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पर जनरेट होता है थ्रू द असेट। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कौन से चीजों को यहाँ पर गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। सो सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, अलोंग विद दैट रिसाइकलिंग ऑफ रियल एस्टेट असेट थ्रू setting up of dedicated REITs, along with that establishment of new dedicated freight corridor from Dankini in east to Surat in west. Along with that, we are trying to open 20 new national waterways which will connect mineral rich region along with industrial center and ports. अब उसी के साथ देखिए कोस्टल कार्गो। सो ये जो कार्गो ट्रांसपोर्ट होगा, ये कार्गो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा, when we will try to increase the share of inland waterways and coastal shipping। अब देखिए यहाँ पर टारगेट क्या दिया गया है कि we will try to increase it from 6% to 12% by 2047। ओके, इस तरह से हम कार्गो कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के अंदर हमारे जो इनलैंड वाटरवेज है और कोस्टल शिपिंग है, इनके शेयर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद दैट देखिए, हम सी प्लेन VGF स्कीम को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग टूरिज्म इन आवर कंट्री। अलॉन्ग विद दैट, पूर्वोदय स्कीम के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स इन विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज द पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर मनी। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को या फिर असेट को यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश कर पा रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन एंड सिटी इकोनॉमिक रीजन। अब देखिए, यहाँ पर हमें ग्रोथ कनेक्टर्स देखने को मिलते हैं बिटवीन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज एंड टेम्पल टाउन, जहाँ पर हमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स देखने को मिलेंगे बिटवीन मुंबई पुणे, along with that पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, विच विल बी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम। सो इस तरह से हम अर्बनाइजेशन सिटी इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स रीजन को यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल लुक एट पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, जहाँ पर देखिए
हम ट्राई क्या करेंगे, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम, जहाँ पर हम 1.5 लाख मल्टी स्किल केयर गिवर्स को यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ जो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको भी यहाँ पर हम सेटअप करने के लिए हेल्प करेंगे। और जो दिव्यांगनी कौशल योजना होती है वहाँ पर भी हम स्पेसिफिक ग्रुप्स जो होते हैं डिसेबिलिटी के, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो दिव्यांग सहारा योजना होते हैं तो यहाँ पर भी हम हाई क्वालिटी ऑफ असिस्टिव डिवाइस उनके लिए अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। और जो सपोर्टिंग आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एआई इंटीग्रेशन। सो इस तरह से देखिए दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्कीम लाई गई है। सो नेक्स्ट इज द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एईओ होता है दैट इज ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, इसे क्या किया जाता है, 15 डेज का ड्यूटी फ्री डिफरेल पीरियड दिया जाता है। अब ये जो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर है फ्रॉम टीयर 2 और टीयर 3, इसका जो 15 डेज का पीरियड था इसे बढ़ाकर 30 डेज किया गया है। अब ये 30 डेज किया गया है तो ये ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर कौन है, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। So, authorized economic operator is the party which is involved in movement of international goods, which is involved in movement of international goods. Along with that, it is approved by the National Commission, National Custom Administration. So, it is approved by the National Custom Administration. So, he is the person who is involved in international movement of goods. Along with that, approved by the National Custom Administration. So, इनका जो ड्यूटी डिफरल पीरियड था उसे 15 से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। और एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी जो है उसे 3 इयर्स से बढ़ाकर 5 इयर्स कर दिया गया है। सो इस तरह से ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस को यहाँ पर प्रमोट किया गया है। अब यहाँ पर आप रिलैक्सिंग नॉर्म्स देखोगे। अब ये मोस्ट ऑफ द रिलैक्सिंग नॉर्म्स आर बीइंग प्रमोटेड, आर बीइंग इंसेंटिवाइज फॉर इंक्रीजिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही नॉर्म्स को रिलैक्स किया जा रहा है। सो दिस वाज रिगार्डिंग टू द ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। अब इसमें इतने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो यहाँ पर भी देखिए, जब जो पॉइंट आज अब तक के हमने डिस्कस किए हैं आज, तो उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर इन डिटेल में वो फैक्ट्स बताए गए हैं, डाटा बताए गए हैं, तो आप इनसे भी जरूर गो थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज फिजिकल मैटर्स, जिनसे आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसमें भी आपको यही बताया गया है, जो 41% ऑफ वर्टिकल शेयर ऑफ डिवोल्यूशन था इट वॉज बींग रिटेन। जो 15th फाइनेंस कमीशन में था वो कितना बताया गया था, 41% ही था, और 16 में भी वो रिटेन किया गया है दैट इज 41%। अब ये वर्टिकल शेयर ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है, इट इज द मनी शेयर्ड फ्रॉम यूनियन टू स्टेट। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, स्टेट टू स्टेट अगर मनी शेयर हो रहा होगा दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, और अगर वर्टिकल है सो यूनियन टू स्टेट इट इज द वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ मनी। उसी के साथ जो हमारा स्टेट है उसे 1.4 लाख करोड़ का फंड प्रोवाइड किया गया है इन फाइनेंशियल ईयर 27 एज अ ग्रांट। Along with that, this will include the funds given to the rural and urban local bodies and disaster management grants. So इस तरह से देखिए अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट्स दी गई और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पर ग्रांट्स दिए गए इन 16th फाइनेंस कमीशन। अब फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में देख लेते हैं। सो जो हमारा जीडीपी डेब्ट टू जीडीपी रेशो था इसे हमने कितना मेंटेन करने की कोशिश की है, अराउंड 55.6% ऑफ आवर जीडीपी। अर्लियर कितना था वो, अर्लियर इट वाज 56.1%। सो नाउ कितना है 55.6% ऑफ आवर जीडीपी। और जो फिजिकल डिफिसिट है उसे भी हमने रिड्यूस किया है फ्रॉम 4% टू 4.3%। सो नाउ करंटली व्हाट इज द फिजिकल डिफिसिट, इट इज 4.3% ऑफ आवर जीडीपी। सो इस तरह से हमें डेब्ट टू जीडीपी रेशो और फिजिकल डिफिसिट भी पता चल गया। सो डेब्ट टू जीडीपी रेशो क्या है, 55.6% ऑफ आवर जीडीपी, एंड फिजिकल डिफिसिट क्या है, इट इज अराउंड 4.3% ऑफ आवर जीडीपी। अब ये कुछ डिफिसिट ट्रेंड है, आप देख सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि रूपी मतलब हमारी कमाई, जो हमारी सरकार की कमाई है वो किस तरह से होती है। सबसे पहली बात तो जो कमाई आती है दैट इज द मेजर शेयर कम फ्रॉम द बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद इनकम टैक्स से,
और उसके बाद जो आती है दैट इज कॉरपोरेशन टैक्स, और उसके बाद जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। सो इस तरह से देखिए आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो सबसे पहला जो मतलब सबसे ज्यादा जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, बोरोइंग और लायबिलिटीज से। सेकंड नंबर पर इनकम टैक्स से, थर्ड नंबर पर कॉर्पोरेशन टैक्स से, और फोर्थ नंबर पर जीएसटी एंड अदर टैक्स से। अब रुपी खर्च कहाँ पर होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कमाई का साधन क्या है ये हमने देखा, तो खर्च भी कहाँ पर होता है ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा खर्चा होता है हमारा डिविनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे स्टेट को भी उनका शेयर देना पड़ता है, तो यहाँ पर अराउंड 22% स्टेट को शेयर करने में चला जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर हमारा 20% पैसा चला जाता है। थर्ड, सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या, जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती है, उनमें हमारा 17% मनी चला जाता है। और जो फोर्थ है, फोर्थ इज गोइंग टुवर्ड्स द डिफेंस। देखिए डिफेंस में हम सिर्फ 11% ही यहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मनी आता कहाँ से, हमारा रुपया कमाने का साधन क्या है, और रुपया कहाँ पर खर्च होता है। ये दोनों चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग अरेंज करने को भी आ सकता है, तो आपको इस हिसाब से इन सारे, जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 लिखा है, इन सारे फैक्ट को याद कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को समझना पड़ेगा। अब देखिए रिसिप्ट्स आर द इनकम और एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंसेस, ये चीज आपको समझनी है। अब रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, दीज आर द रिसिप्ट विच क्रिएट्स लायबिलिटी, दीज आर द रिसिप्ट विच क्रिएट्स लायबिलिटी। जैसे मेरे पास एक बैंक है, लाइक मेरे पास एसबीआई है, मैं एसबीआई को बेचूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। लेकिन एसबीआई क्या था, मेरा एक एसेट था, इट वॉज माई एसेट। लेकिन मैंने क्या किया, पैसों के लिए उसे बेच दिया। मतलब क्या, मतलब क्या कर दिया उसे मैंने, जो नेशनलाइज मतलब नेशनलाइज बैंक था तो उसे मैंने प्राइवेट कर दिया। मैं कौन हूँ, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास था तो वो नेशनलाइज था, अब मैंने क्या किया उसे बेच दिया तो वो क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मुझे पैसा आया वो पैसा किसके अंदर काउंट होगा, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। क्योंकि इससे क्या हो गया, मेरे जो एसेट थे वो एसबीआई क्या कर रहा था, मुझे पैसे कमा के दे रहा था ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने उससे वन टाइम पेमेंट ले लिया, लेकिन वहां पर क्या हुआ, मेरा असेट डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो इट इज अ नॉन रिकरिंग, मतलब एक बार गया तो गया। कैश इनफ्लो, उससे हमें कैश आ गया, लेकिन इसके बाद जब मैंने एक बार बेच दिया उस बैंक को, तो उसके बाद अभी मेरे को वापस कभी पैसा मिलेगा नहीं। लाइक बैंक लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट इस साल हमारा कितना है, अराउंड 18.1 लाख करोड़। और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर लेते हैं अभी हम। सो रेवेन्यू रिसिप्ट ये क्या होता है, इट इज अ it is a income, or it is a receipt which is recurring in nature, like the rent we receive, along with that the GST we receive, along with income tax. So ये सारे टैक्स क्या हो गए, these are the recurring tax which we are getting, these are the recurring income which we are getting from the people. So यहाँ पर देखिए कोई liability कोई asset नहीं होता है। in revenue receipt there is no liability and no asset formation, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, असेट यहाँ पर डिक्रीज होता है और लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट होती है। इस तरह से आपको रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट आई होप समझ में आ गई होगी। अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। अब एक्सपेंडिचर में भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कैपिटल की बात की, तो कैपिटल में असेट इन्वॉल्व होता है, ओके, असेट और लायबिलिटी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट में असेट डिक्रीज हो गया और लायबिलिटी बढ़ गई। अब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बात होती है, यहाँ पर असेट क्रिएशन की बात होती है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बना रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, हमारे लिए इनकम जनरेट होगी। अभी ऐसा है क्या, क्या एक ही बार इनकम जनरेट होगी, यहाँ से जैसे मैंने एक बिल्डिंग बना दी, इससे मुझे रेंट हर साल मिलने वाला है, हर महीने मिलने वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है फॉर द लॉन्ग टर्म, बट इट विल क्रिएट मनी फॉर मी, इट विल मेक मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर मी। इस तरह से देखिए क्या होगा, मेरे पास असेट जनरेट होगा। सो जैसे कि आप बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, व्हीकल्स, सो दीज आर द असेट, दीज आर द असेट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, दीज आर द एक्सपेंडिचर विच इज क्रिएटिंग असेट।
अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज हैविंग डेली रिकरिंग कॉस्ट। जैसे आप समझ लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आपकी सैलरीज, रेट, जो यूटिलिटीज होती है वो सारे यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। जो डेली ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर यहाँ पर कंसिडर हो जाएंगे। सो इस तरह से देखिए हमने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो था हमारे बजट का वो कवर कर लिया। सो ये कुछ ट्रेंड्स है इकोनॉमी के, आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए इकोनॉमिक मतलब जो हमारा रिसेंट टैक्स रेवेन्यू था या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू था और या फिर डेप कैपिटल रेशो या फिर नॉन डेप कैपिटल रेशो, इनके रिगार्डिंग, इनके ट्रेंड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। सो अगर स्टेडीली इंक्रीज स्टेडीली डिक्रीज रहा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है थोड़ा उतार चढ़ाव तो यहाँ पर हमेशा ही होता ही है। तो स्टेडीली इंक्रीज और स्टेडीली डिक्रीज वाले स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होते हैं। मोस्ट ऑफ द कहा नहीं, कहा मैंने हर केसेस में नहीं। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखने की, मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होती है, हर केसेस में नहीं। आपको उन केसेस को वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, सो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, दैट इज ऑफ 5,98,520 करोड़ रुपीज। उसके बाद डिफेंस, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर बाद में होम अफेयर्स और बाद में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सो इस तरह से आपको मेजर यहाँ पर एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगी। सो दिस वॉज रिगार्डिंग टू द बजट, इंपॉर्टेंट बजट फीचर्स। आई होप आप सभी लोगों को सारे बजट के फीचर्स समझ में आ गए होंगे और जो स्टैटिक फैक्ट्स मैंने उनके बारे में बताए वो भी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।